मेरा नाम विजय है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। हम अमीर नहीं थे, लेकिन पापा की छोड़ी हुई पेंशन और माँ की समझदारी से घर अच्छे से चल रहा था। मैं माँ का इकलौता बेटा था और मेरी 4 बहनों का मैं अकेला भाई। हमारे खानदान में न जाने क्यों लड़कियां ही ज्यादा थीं। घर में मैं ही एक मर्द था, इसलिए जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर ज्यादा थीं और शायद सबका लाड भी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, किस्मत से मुझे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन नौकरी का पत्र आया, घर में जैसे त्योहार सा माहौल हो गया। मेरी 4 बहनें खुशी से नाचने लगीं और माँ ने सिर झुकाकर भगवान का धन्यवाद किया। माँ ने आंसू पोंछते हुए मेरा हाथ चूमा। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। अब मेरी सारी परेशानियां हो खत्म। माँ, अभी तो नौकरी मिली है, इतनी जल्दी सब परेशानियां हो कैसे खत्म? मैंने हंसकर कहा। अरे हो गई बस। माँ बोली, अब मेरा अगला सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। मैंने टाई डीली करते हुए पूछा, कौन सा सपना माँ? तेरी शादी का। अब मैं इस घर में बहू लाऊंगी। अभी अभी नौकरी की आज़ादी महसूस कर रहा था। इस घोषणा ने मुझे वहीं रोक दिया। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? जिंदगी शुरू ही हुई है। थोड़ा सा सांस लेने दो। सांस लेने से किसने रोका है? माँ तुरंत चिड़चिड़ी हो गई। देख विजय, मैं तेरी माँ हूं, तेरी 4 बहनें हैं। घर में बहू आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी। कब तक मैं अकेली सब करूं? माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैंने साफ साफ कहा। थोड़ा समय दो। ओ भगवान, ये क्या कह रहा है? माँ ने नाटकीय अंदाज में छाती पर हाथ रखा। इकलौता बेटा है मेरा। तेरे बच्चों का चेहरा देखे बिना मैं मर जाऊं? नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। इसी महीने तेरी शादी पक्की करूंगी। मैं जानता था माँ से बहस बेकार है। वो एक बार ठान लेती तो मानती नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन मुझे पता था कि तूफान थमने वाला नहीं। अगले दिन जब मैं कार्यालय से थका हारा लौटा, तो माँ मेरे कमरे में चाय लेकर आ गई। विजय बेटा, मेरी बात सुन। जी माँ। मैंने लैपटॉप बंद किया। मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है। मेरा दिल धक से रह गया। माँ, कल ही तो बात हुई थी। अरे कोई अनजान थोड़ी है। माँ मुस्कुराई। अपनी प्रिया है। प्रिया नाम सुनकर मैं एक पल को रुक गया। मेरी माँ की सहेली सरिता आंटी कुछ साल पहले गुजर चुकी थीं। उनकी एक ही बेटी थी प्रिया। आंटी के बाद वह अपने पिता यानी रमेश अंकल के साथ ही रहती थी। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही अंकल का भी अचानक निधन हो गया था। माँ ने मेरी चुप्पी समझ ली और नरम होकर बोली, देख बेटा, मेरी सहेली तो चली गई। अब उसका पति भी नहीं रहा। बच्ची बिल्कुल अकेली हो गई है। दुनिया में उसका कोई नहीं। मैं चाहती हूं वह बहू बनकर हमारे घर आ जाए। आखिर मेरी सहेली की आखिरी निशानी है। माँ ने मेरी सबसे कमजोर जगह पर हाथ रख दिया था। मैं उन्हें कभी मना नहीं कर सकता था, खासकर ऐसा मामला हो तो माँ। लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने फैसला सुना दिया। प्रिया में कोई कमी नहीं। बहुत समझदार, सुगढ़ और खूबसूरत लड़की है। पढ़ी लिखी भी है। तेरे साथ बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे याद आया जब मैंने उसे अंकल की चिता वाले दिन देखा था। उसकी आंखों में दर्द था, अकेलेपन का। वह हमेशा शांत, कम बोलने वाली और समझदार थी। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा। जीता रहा मेरे लाल। उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। कुछ ही दिनों में मेरा और प्रिया का रिश्ता पक्का हो गया। शादी बेहद सादगी से हुई, लेकिन खुशी खूब थी। माँ की खुशी देखने लायक थी। वह अपनी मनपसंद लड़की को बहू बनाकर घर लाकर फूली नहीं समा रही थीं। मैंने कभी शादी को इतनी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन जब प्रिया सुर्ख दुल्हन के लहंगे में मेरे नाम में बंधकर मेरे पास बैठी, दिल में एक अजीब सा अच्छा एहसास हुआ। रात को जब मैं कमरे में गया, वो घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। एक अनाथ लड़की उस पल अपने माँ बाप को याद कर रही होगी। मैं धीरे से उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा। प्रिया वह तुरंत घूंघट उठा बैठी। उसकी आंखें नम थीं। मुझे डर नहीं लग रहा विजय। उसकी आवाज भर आई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। किस बात का कि भगवान ने मेरी दिल की इच्छा पूरी कर दी। उसने नजरें झुका लीं। मैं आपको हमेशा से पसंद करती थी, जब मम्मी जिंदा थीं और हम आपके घर आते थे।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ही मेरे भाग्य में होंगे। मैं दंग रह गया। मैंने तो उसे हमेशा एक दोस्त के जैसे, एक रिश्तेदार की तरह ही देखा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसके मन में मेरे लिए ऐसे भाव थे। प्रिया, तुमने बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? उसने मासूमियत से कहा। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी। मैं तो बस भगवान से दुआ करती थी। उसकी सच्चाई ने मुझे एक पल में जीत लिया। मैं जिस शादी के लिए सिर्फ माँ की जिद पर तैयार हुआ था, उसी शादी पर मुझे पहली बार लगा कि शायद यह फैसला गलत नहीं था। सच में वह मोहब्बत करने लायक लड़की थी। और अब तुम मेरी पत्नी हो, मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सिर्फ शादी के रिश्ते से नहीं, दिल से भी। उस रात मैंने भी उसे अपनी मोहब्बत जताई, जो शायद उसके प्यार जताने के बाद ही मेरे अंदर जागी थी। अगले दिन माँ ने मुझे आवाज लगाकर कहा, विजय, बहू को कहीं घुमा लाओ, उसका भी हक बनता है। मैं माँ की बात मानकर प्रिया को बाहर ले गया। हम घूमे, बाजार में फिरते रहे, बाहर खाना खाया। मैंने पहली बार प्रिया को खुलकर हंसते देखा। वो सच में बहुत खुश थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। विजय, मेरी जिंदगी में जो कमी थी, अब वह पूरी हो गई है। आपको पाकर लगता है कि अब कुछ भी अधूरा नहीं। उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। मैं भी उसके साथ सच में बहुत सुकून महसूस करता था। उसकी छोटी छोटी आदतें, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखना, माँ की सेवा करना, उसने आते ही घर का माहौल बदल दिया था। लगता था जैसे घर घर नहीं, मंदिर जैसा शांत हो गया हो, जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई हो। लेकिन उसकी खुशियों के साथ एक अजीब सा डर भी था। वह अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछती, आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? पहली बार उसने पूछा तो मैं हंस पड़ा। पागल हो क्या? जिससे प्यार किया जाता है उसे छोड़ते थोड़ी हैं। तुम्हें अपनाया है तो निभाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। वह मेरी बात सुनकर मान जाती, लेकिन कुछ दिन बाद वही सवाल दोबारा। विजय, पक्का बोलो, हालात जैसे भी हो, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। प्रिया, ये कैसी बातें करती रहती हो? आखिर किस बात का डर है तुम्हें? वो बस हल्का सा मुस्कुराकर कहती, बस डर लगता है कि यह खुशियां कहीं कुछ दिन की ना हो। लेकिन जब वो मेरी पसंद का खाना बनाकर सामने रखती या मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश करती, उसकी नरमी मेरे सारे गुस्से को घुला देती। वक्त तेजी से बीतता रहा। हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया। ये साल एक सपने जैसा था। माँ भी बहुत खुश थीं। प्रिया ने उनका दिल पूरी तरह जीत लिया था। लेकिन अब एक परेशानी धीरे धीरे हमारे बीच जगह बनाने लगी थी। 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ था। एक रात प्रिया ने मेरे सीने पर सिर रखते हुए धीमे से कहा, विजय, शादी को 1 साल हो गया है। मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। तो क्या हुआ? ऊपर वाला सब देख रहा है, सही समय आने पर मिलेगा। लेकिन उसकी आवाज में उदासी थी। बच्चे के बिना घर अधूरा लगता है ना। मैंने उसे गले लगा लिया। प्रिया, फिक्र मत करो, सही समय पर सब मिलेगा। वह चुप हो गई, लेकिन मैं समझ गया कि उसके दिल में एक ख्वाहिश थी जो हर शादीशुदा औरत की होती है, माँ बनने की। फिर वक्त 2 साल में बदल गया। अब मोहल्ले की औरतें ताने देने लगीं। एक दिन पड़ोसन सुनीता जी आईं और पान चबाते हुए बोलीं, अरे भाभी, शादी को इतना समय हो गया, बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। माँ ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, हो जाएगी, भगवान के काम में देर है, अंधेर नहीं। दूसरी औरत बोली, देर सवेरे ठीक है, पर इलाज भी करवाओ। इकलौता बेटा है तुम्हारा विजय। ये इकलौता बेटा वाला ताना माँ के दिल पर तीर की तरह लगता था। औरतें जाते ही माँ की सारी झुंझलाहट प्रिया पर निकलती। सुना तुमने? लोग बातें बनाने लगे हैं। मेरा इकलौता बेटा है और अभी तक कोई बच्चा नहीं। मैं कब तक इंतजार करूं? प्रिया की आंखें नम हो जातीं। माँ, यह सब भगवान के हाथ में होता है। हाँ, भगवान के हाथ में है, लेकिन कोशिश भी तो करनी चाहिए। माँ नाराज होकर कहती, किसी डॉक्टर को दिखाओ, बाबा को दिखाओ, दवा लो। हाथ पर हाथ धरे बैठने से क्या होगा? अब प्रिया अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। मैं काम से घर आता तो वह इंतजार में बैठी मिलती, आंखें भरी हुई। विजय, माँ रोज बच्चे के बारे में पूछती हैं। आज मोहल्ले वाली भी आई थी, सब यही बोलती हैं। मैं उसे शांत कराता, लोगों की बातों को दिल पर मत लो। लेकिन वह डरी हुई थी। माँ भी परेशान है
और सच कहूं तो अब मुझे भी डर लगने लगा है। विजय, हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैंने हामी भर दी। ठीक है, कल ही चलते हैं। अगले दिन मैं छुट्टी लेकर उसे डॉक्टर नेहा के क्लिनिक ले गया। क्लिनिक मरीजों से भरा था। हमारा नंबर आया तो डॉक्टर नेहा ने ध्यान से बात सुनी, फिर प्रिया का पूरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिखे। 1 घंटे बाद रिपोर्ट मिल गई। डॉक्टर ने फाइल देखते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो, रिपोर्ट में तो प्रिया में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तनाव मत लीजिए। हम दोनों ने लंबी राहत की सांस ली। प्रिया ने जल्दी से पूछा, तो सब ठीक है ना डॉक्टर? हाँ, बस थोड़ा समय लगता है। मैं कुछ दवाइयां दे रही हूं। खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। भगवान जल्द ही आपको बच्चा देगा। मैं बेफिक्र होकर प्रिया को लेकर घर लौट आया। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिख कर दी थीं, प्रिया ने वह भी लेना शुरू कर दिया था। हमने मां को भी डॉक्टर की बात समझाकर यकीन दिला दिया था। लेकिन हमें क्या पता था कि यह सुकून बस कुछ दिनों का है। डॉक्टर की फाइल में लिखा एक छोटा सा नोट हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाने वाला है, यह हम दोनों ने सोचा भी नहीं था। प्रिया ने उस बात को मुझसे छुपाने की कसम खा ली थी। डॉक्टर नेहा की दी हुई दवाइयां और उनके दिलासा देने वाले शब्द धीरे धीरे वक्त की धूल में खो गए। दवाई खत्म हो जाती, हम दोबारा नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी हमारी गोद खाली ही रही। डॉक्टर ने कहा था कि भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है, लेकिन यह देर कितनी लंबी हो सकती है, इसका अंदाजा हमें नहीं था। इसी तरह हमारी शादी को 3 साल गुजर गए। ये 3 साल प्रिया ने कैसे निकाले, ये वही जानती थी। माँ जो उसे बेटी और बहू दोनों मानकर रखती थीं, अब उनके बोल में कड़वाहट उतर चुकी थी। माँ जी चाय ले आई। प्रिया शाम को चाय का कप रखते हुए बोली। माँ ने कप को देखे बिना मुंह फेर लिया। नहीं पीनी मुझे चाय। क्यों माँ जी, तबीयत तो ठीक है? प्रिया ने घबराकर पूछा। मेरी तबीयत को क्या होना है? इस घर की तबीयत खराब हो गई है। सूनापन खाए जा रहा है इस घर को। प्रिया का हाथ कांप गया। वो बिना कुछ बोले कप उठाकर किचन जाने लगी। सुनो, माँ ने उसे पुकारा। विजय आए तो कहना मुझसे मिले। जी माँ जी, प्रिया धीरे से बोली। मुझे भी ना जाने क्यों प्रिया से एक अजीब सी झुंझलाहट होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वह कभी मुझे बच्चा नहीं दे पाएगी। घर आता तो माँ की चिड़चिड़ाहट और प्रिया की सहमी हुई शक्ल मेरा स्वागत करती। जो घर कभी स्वर्ग जैसा लगता था, धीरे धीरे नरक बनता जा रहा था। जब मैं घर पहुंचा, माँ मेरा इंतजार कर रही थी। विजय आ गए, बैठो यहाँ। मैं समझ गया, आज फिर कोई बड़ा मसला उठेगा। विजय, तुम उस डॉक्टर नेहा के पास दोबारा गए थे? हाँ माँ, बताया तो था। वो कह रही थी सब ठीक है, बस समय लगेगा। बकवास, उसे तो पैसे कमाने हैं। 3 साल हो गए हैं। अगर सब ठीक होता तो अब तक बच्चा हमारी गोद में होता। माँ, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? भगवान देगा। भगवान तब देता है जब देने वाली को क्षमता हो। माँ का निशाना साफ प्रिया पर था। मुझे तो नहीं लगता प्रिया से तुम्हें बच्चा होगा। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं अपनी वंशबेल को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती। तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी, माँ ने साफ कह दिया। कमरे में गया तो प्रिया पूजा की थाली लिए दुआ मांग रही थी। क्या हुआ? उसने मेरे चेहरे पर तनाव देखकर पूछा। मैं फट पड़ा। बस रोज वही बच्चा बच्चा। मैं भी थक गया हूं प्रिया। क्यों नहीं कुछ हो जाता? क्यों तुम? मैं रुक गया। प्रिया की आंखें भर आई। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको कभी इस दुख में नहीं रखती। विजय, ऐसा मत बोलिए। उसकी आवाज टूट गई। वक्त गुजरता गया। 3 साल 4 साल घर में बच्चा नहीं आया। माँ की कड़वाहट अब नफरत में बदल चुकी थी। हर दिन का झगड़ा घर का हिस्सा बन चुका था। एक रोज खाने की मेज पर माँ फिर शुरू हो गई। विजय, मैंने फैसला कर लिया है। अब बहुत हो गया। 4 साल हो गए। मैं अपने बेटे का घर ऐसे उजड़ते नहीं देख सकती। तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। मैं लाचार था, लेकिन फिर जब कमरे में जाता और प्रिया को देखता, मेरा दिल बैठ जाता। वह मेरे माथे पर हाथ रखकर सिर दबाती, मेरे लिए बादाम का तेल गर्म करती, हर बात में मेरा साथ देती। इतनी सीधी सादी नेक दिल और चुपचाप सब सहने वाली लड़की, मैं उसका दिल कैसे तोड़ दूं? लेकिन जब मैं कार्यालय में साथियों के बच्चों की बातें सुनता,
या मोहल्ले में किसी बच्चे को खेलते देखता, दिल में टीस उठती। मैं खुद को कमजोर पाता और प्रिया पर ही गुस्सा उतार देता। ये क्या बनाया है? पता है मुझे ये सब्जी पसंद नहीं। वो सहमे हुए स्वर में कहती, आपकी तबीयत के लिए अच्छी है, मुझे मत बताओ मेरी तबीयत के लिए क्या अच्छा है। और वह चुपचाप आंसू पी जाती। वह समझती थी कि यह गुस्सा उस पर नहीं है, यह मेरी अधूरी चाहत बोल रही है। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। उसका छोटा सा बेटा भागता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। विजय अंकल, उसकी मासूमियत मेरे दिल को चीर गई। मेरे मन में फिर वही ख्वाहिश जाग उठी, काश मेरा भी बच्चा होता। अंत में मैंने माँ के कहने पर दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। उस रात कमरे में गया तो प्रिया कपड़े तय कर रही थी। मैंने भारी आवाज में कहा, प्रिया, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। उसके हाथ से कपड़े गिर पड़े। वो ठगी सी मुझे देखने लगी। सिर्फ बच्चा पाने के लिए मैंने सफाई देने की कोशिश की। उसके चेहरे पर जो दर्द था, मैंने पहली बार देखा कि उसकी आत्मा टूट गई। मेरी यह बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। वह एक लफ्ज भी नहीं बोली। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उठी और कमरा छोड़कर बाहर बरामदे में चली गई। ना जाने क्यों उसकी उस खामोशी में जो तूफान था, उसे देखकर मुझे एक पल के लिए अपनी जिद पर भी पछतावा होने लगा था। प्रिया के कमरे से निकलते ही मैं बिस्तर पर बैठ गया। मेरे अंदर भारी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मेरा ज़मीर मुझे ताना दे रहा था कि मैं उस सीधी सादी लड़की के साथ क्या करने जा रहा हूं, जिसने मुझसे सच्चे दिल से प्यार किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं तो बस अपनी औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूं। अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं शादी कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? बीवी है, 2-4 दिन नाराज रहेगी, फिर खुद ही ठीक हो जाएगी। और फिर मेरे मन में वह खराब सोच आई, कहाँ जाएगी ये? मैंने खुद से कहा, इसके आगे पीछे कौन है? पिता पहले ही गुजर चुका, माँ बचपन में ही मर गई। इसके पास कौन है मेरा घर छोड़कर जाने को? शायद इसीलिए यह ख्याल बार बार आता था, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं प्रिया मुझे छोड़कर चली ना जाए। और ये सोच मुझे एक झूठी तसल्ली दे देती थी। काफी देर बाद दरवाजा खुला। प्रिया वापस कमरे में आई। शायद बाहर बरामदे में देर तक रोती रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वह सीधे मेरे पास आई और मेरे पैर के पास बैठ गई। यह आप क्या कर रहे हो विजय? उसने मेरे हाथ पकड़कर अपने भीगे चेहरे पर रख लिए। भगवान के लिए मेरे सिर पर सौतन मत लाना, मैं सच में मर जाऊंगी। उसका हाथ, उसका रोना एक पल को मेरे इरादे को हिला रहा था। मैं आपकी हर बात मानूंगी, वह सिसकते हुए बोली। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी। आपकी और माँ जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। बस ये मत करो मेरे साथ, ये दूसरा दुख मत दो। उसकी विनती देखकर मुझ पर तरस आने की जगह गुस्सा आ गया। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिए। सिर्फ बातें मानने से सब ठीक नहीं हो जाएगा प्रिया, मैं गुस्से में बोला। तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती। 4 साल हो गए शादी को। जिनकी मेरे साथ शादी हुई थी उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, और तुम अभी भी बस रोने धोने में लगी हो। विजय, उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा। नहीं, मैं चीखा, मैं दूसरी शादी करूंगा, ये मेरा हक है। मैं अपनी औलाद की खातिर शादी कर रहा हूं। मेरी माँ रोज तड़पती है, लोग मुझे ताने मारते हैं, बहुत हो गया अब। वह रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज टूट रही थी। नहीं विजय, प्लीज ऐसा मत करो। मैं किसी और के साथ तुम्हें बांट नहीं सकती। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। बच्चा तो भगवान की मर्जी है, चाहे तो दे, चाहे ना दे। हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं, बस करो यह सब। भगवान भगवान की बातें, मैंने बेरहमी से कहा। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। माँ रोज मरती है, मैं रोज ताने सुनता हूं। अब दूसरी शादी पक्की। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया, उसे वहीं रोती तड़पती छोड़कर। अगले कुछ दिन घर में डर जैसा माहौल था, चुप्पी छाई रहती थी। एक हफ्ते बाद माँ खुशी खुशी मेरे पास आईं। मुबारक हो विजय, तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। मेरा दिल धड़क गया। कौन माँ? हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। राजेश साहब ज्यादा अमीर तो नहीं, पर लोग बहुत अच्छे हैं। उनकी बेटी काव्या देखने में सुंदर, सलीकेदार और बिल्कुल कुंवारी।
उन्हें प्रिया के बारे में सब पता है। मैंने संकोच से पूछा। हाँ हाँ, माँ ने लापरवाही से कहा। सब बता दिया कि तेरी शादी हो चुकी है, बच्चा नहीं है, और तू सिर्फ वंश के लिए दूसरी शादी करना चाहता है। वह लोग राजी हैं। भला तुझ जैसा जमाई उन्हें कहाँ मिलता। मैं खुश था कि कुंवारी लड़की से शादी कर रहा हूं। मेरा मर्दाना अहंकार संतुष्ट हो रहा था। अगले महीने की 20 तारीख फाइनल कर दी है, माँ ने बताया। अब तैयारी शुरू कर। ये शब्द प्रिया ने भी सुन लिए। वह हमारे लिए चाय लाकर रख रही थी। एकदम से उसके हाथ कांपे, ट्रे उसके हाथ से गिर गई और वह खुद भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं दौड़कर उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था, सांसें कमजोर थीं। पानी लाओ, मैं चिल्लाया। माँ वहीं खड़ी रहकर बोली, कोई जरूरत नहीं, ये ड्रामा कर रही है। जैसे ही दूसरी शादी की बात सुनी, बेहोश होने का नाटक शुरू। माँ भगवान से डरिए, मैंने गुस्से से कहा और दौड़कर खुद पानी लाया। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे संभालने लगा। कुछ देर बाद प्रिया ने आंखें खोलीं। उसने पहले मुझे देखा, फिर अम्मा को, और फिर उसकी नजरें छत पर कहीं टिक गईं। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई। उस दिन के बाद प्रिया जैसे अंदर से मर ही गई थी। वह घर में चलती फिरती थी, काम करती थी, सांस लेती थी, लेकिन जीना खत्म कर दिया था उसने। जैसे एक साया हो जिसकी ना कोई जज्बात हो, ना आवाज, ना कोई ख्वाहिश। अम्मा मेरी शादी की तैयारियों में डूबी हुई थीं और मैं अपनी आने वाली खुशियों के सपने देख रहा था। कई बार रात में मेरी आंख खुलती तो प्रिया मुझे भगवान के सामने बैठे रोती हुई दिखाई देती। मेरा दिल फट जाता, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाता। अंदर से पता था कि मैं उसके साथ ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन औलाद की चाह, अम्मा के ताने और खुद का अधूरापन, इन सब ने मेरे अंदर की आवाज को दबा दिया था। मैंने खुद को शादी की तैयारियों में इतना उलझा लिया कि प्रिया की मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज ही कर दिया। शादी का जोड़ा, मेहमानों की लिस्ट, घर का सामान, सजावट, सब में खो गया। फोन पर काव्या से बातें करता रहता और वह मुझसे अपने सपने शेयर करती रहती। मुझे लगता था बस अब मेरी जिंदगी वहीं से शुरू होगी। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे, मेहमान आने शुरू हो चुके थे। अम्मा ने प्रिया को भी साफ कह दिया था कि तैयारी में हाथ बटाए, नहीं तो लोग बातें करेंगे। उसी शाम जब घर में मेहंदी की रस्म का शोर था, प्रिया चुपके से बाहर निकल गई। वह सीधे डॉक्टर नेहा के क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक बंद हो रहा था, लेकिन प्रिया ने नर्स से इतनी गुहार लगाई कि ठीक उसी वक्त बाहर निकलती डॉक्टर नेहा उसे देखकर रुक गई। प्रिया, इस वक्त डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। प्रिया का हाल बेहाल था, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर थकान, बाल बिखरे हुए। डॉक्टर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अंदर आते ही वह जोर जोर से रो पड़ी। विजय परसों दूसरी शादी कर रहा है। डॉक्टर नेहा ने उसे बिठाया और पानी का गिलास थमाया। प्रिया, मैंने पहले ही कहा था, इस सच के साथ रहना आसान नहीं होगा। मेरे पास अब बस आप ही हैं। प्रिया ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। आप विजय को सच बता दीजिए, प्लीज उन्हें बता दीजिए कि मैं बांझ नहीं हूं। डॉक्टर नेहा ने गहरी सांस भरी। और यह भी बता दूं कि वह खुद बाप नहीं बन सकता। प्रिया और जोर से रोने लगी। तुमने मुझसे कसम ली थी, डॉक्टर ने नरमी से याद दिलाया। तुमने खुद कहा था कि यह बात हम दोनों के बीच रहेगी। प्रिया ने आंसू पोंछे। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं विजय को टूटने से बचा रही हूं। उसे अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड है। जब मैंने पहली बार उसकी रिपोर्ट पूछी और आपने बताया कि वह कभी पिता नहीं बन सकता, तो मुझे लगा कि यह सच वह सह नहीं पाएगा। वह जिंदा होते हुए भी मर जाएगा और तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर नेहा ने अफसोस से कहा, तुमने कहा था कि मैं रिपोर्ट छुपा लूं और बस इतना बोल दूं कि भगवान की तरफ से देर है। तुमने 4 साल तक यह बोझ अकेले उठाया। मुझे लगा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे वैद्यों और हकीमों के पास जाने को राजी किया। खुद दवाइयां खाती रही ताकि उसे शक ना हो। लेकिन अब वह दूसरी शादी कर रहा है। वह उस मासूम लड़की काव्या की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। प्रिया, मैं तुम्हारी दी हुई कसम से बंधी हूं। डॉक्टर ने मजबूरी में कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना मैं यह राज नहीं खोल सकती। अब फैसला तुम्हें करना है। प्रिया ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह है
अजीब सी हिम्मत थी। वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा तो आपकी रिपोर्ट पर क्या करेगा? वह उठ खड़ी हुई। मेरा यहां आना बेकार था। प्रिया रुको तो, डॉक्टर ने पुकारा, लेकिन प्रिया जा चुकी थी। उस रात जब मैं विजय मेहंदी से थका हारा घर लौटा तो प्रिया वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। वह बहुत ही शांत दिख रही थी। आप सच में ये शादी कर रहे हैं? उसने ठंडे लहजे में पूछा। उसके पूछने का तरीका मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, कर रहा हूं। बहुत जल्द मेरी बारात जाएगी। तुम्हें कोई दिक्कत है? वैसे भी अब तुम्हारी राय की कोई कीमत नहीं। नहीं, उसने सिर हिलाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसका इतना शांत रहना मुझे चुभ गया। विजय, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आपने औलाद के लिए मुझे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक सेकंड के लिए भी सोचा कि कमी आप में भी तो हो सकती है। यह सुनकर मेरे अंदर आग लग गई। यह बकवास बंद करो प्रिया, मैं चिल्लाया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझ में क्या कमी होगी? मैं पूरा मर्द हूं। बस यही तो समस्या है। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोली, आप खुद को पूरा मर्द समझते हैं। वो मुड़ी और दरवाजे की ओर चलते हुए बोली, एक बात याद रखिएगा, परसों का दिन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। मैं वादा करती हूं। वो कमरे से निकल गई और मैं उसके अजीब से आत्मविश्वास पर एक पल के लिए रुक गया। फिर खुद को दिलासा दे दिया कि जलन में ऐसा बोल रही होगी। उस दिन के बाद प्रिया ने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया था। वह मुझसे बात नहीं करती थी, बस एक जिंदा लाश की तरह घर के काम करती रहती थी। अब उसकी खामोशी मुझे पहले से ज्यादा चुभने लगी थी, लेकिन मैंने अपना दिल सख्त कर लिया था। शादी का दिन आ गया। घर में रौनक थी। मेरी बहनें आ गई थीं। हंसी ठिठोली तैयारियां, सब कुछ चल रहा था। काव्या के घर से भी रस्में आ रही थीं। प्रिया इनमें से किसी चीज में शामिल नहीं थी। वह बस अपने कमरे में बंद रहती या किचन में चुपचाप काम करती। मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, प्रिया ठीक तो है? किसी से बात ही नहीं कर रही। मैंने बात टालते हुए कहा, बस थोड़ी उदास है। दूसरी शादी है ना? बहन बोली, हाँ, मुश्किल तो है उसके लिए बेचारी। भगवान हिम्मत दे उसे। इन बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। आखिर रविवार आ ही गया। मेरी शादी काव्या के घर पर होनी थी और शाम को रिसेप्शन। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हुआ। आईने में खुद को देखा। दूल्हा तो लग रहा था, मगर आंखों में खुशी कम डर ज्यादा था। जब कमरे से निकला तो प्रिया वहीं लॉन्स में खड़ी थी। पुराने से सूट में बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह नजर मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुम चलोगी नहीं मेरे साथ? उसने सिर हिलाकर ना कहा। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। प्रिया देखो, जाइए, आपकी दुल्हन इंतजार कर रही होगी। उसके लहजे की चुभन इतनी गहरी थी कि मैं कुछ और बोल ही नहीं पाया। मैं अम्मा और बहनों के साथ घर से निकल गया। शादी हॉल पहुंचा। मंच सजा हुआ था। मेहमानों की भीड़ थी। अम्मा खुशी से दमक रही थीं। मुझे स्टेज पर बिठाया गया। पंडित जी शादी की रस्म शुरू करने को तैयार थे। काव्या के पास और काव्या का भाई मेरे पास बैठे थे। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, रुकिए, हॉल के दरवाजे से एक तेज जानी पहचानी आवाज आई। सबकी निगाहें उधर घूम गईं। वह प्रिया थी। उसी पुराने सूट में बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, मगर कदम बिल्कुल मजबूत। वह सीधी मेरी तरफ बढ़ रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अम्मा का चेहरा गुस्से और हैरानी से जड़ हो गया था। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मा अपनी जगह से चिल्लाईं, क्यों तमाशा करने आ गई हो यहां? लेकिन प्रिया ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सीधा स्टेज के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई, मुझसे बस 2-3 कदम की दूरी पर। उसकी निगाहें बस मुझ पर टिकी थीं। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं घबरा गया। दिल धड़कने लगा। घर जाओ, हम बाद में नहीं। प्रिया ने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज में ऐसा जोश था कि पूरा मैरिज हॉल गूंज उठा। अब कोई बात नहीं होगी, बस फैसला होगा। उसने अपने दुपट्टे में से कुछ निकाला। वो नींद की गोलियों की पूरी शीशी थी। या तो मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो। उसने शीशी हवा में उठाई। नहीं दिया तो मैं ये सारी गोलियां यही सबके सामने खा लूंगी। पूरा हॉल एकदम हक्का बक्का हो गया। काव्या के घरवाले सन्न रह गए। ये क्या हो रहा है? काव्या के पापा गुस्से से मेरी तरफ बढ़े। ये लड़की कौन है? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। मेरी बीवी है।
अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया, पागल हो गई हो क्या? शीशी नीचे रखो। मैं स्टेज से नीचे उतरकर उसके पास आया, पर वह डटी रही। पहले तलाक, बिना तलाक मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। पागल हो गई हो। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तलाक के बाद कहाँ जाओगी? तुम्हारा है ही कौन? मेरी इस बात पर उसने एक पल को मुझे ऐसे देखा जैसे दिल पर छुरा चल गया हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जलती हुई तड़प थी। मैं जो करूंगी तुम्हें उससे क्या? वो चिल्लाई। तुम मुझे तलाक दो, मैं भी किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसे बच्चे नहीं, बीवी की मोहब्बत ज्यादा जरूरी लगे। उसकी यह बात मेरे सीने पर ऐसी लगी जैसे किसी ने जोर से पत्थर दे मारा हो। जिसे बच्चे नहीं, बीवी का प्यार चाहिए। मैं पत्थर बनकर उसे देखता रह गया। यह वही प्रिया थी जो कभी मुझसे आंख तक उठाकर बात नहीं करती थी, मेरी हर बात मान लेती थी, और आज यह लड़की जान देने पर उतर आई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी ना कर लूं। विजय, काव्या का भाई, मुझे जोर से झकझोर रहा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी बीवी मान गई, यह क्या नौटंकी है? विजय बेटा, इसे समझाओ। अम्मा घबरा गई। लोग क्या कहेंगे? लेकिन मैं किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा था। मेरी आंखें बस प्रिया पर थीं। वह कांप रही थी। उसके हाथ में पकड़ी शीशी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। वह मेरा फैसला चाहती थी। मैं धीरे से बोला, प्रिया। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मुझे समझ आ गया, मैं औलाद की जिद में एक अनमोल लड़की खोने जा रहा था। उसकी बातें कोई ड्रामा नहीं थीं, एक सच्चाई थी। मैंने शर्म से नजरें झुका लीं। हॉल में मेहमानों की फुसफुसाहट, काव्या वालों का गुस्सा, अम्मा की चीख, सब एक तरफ और प्रिया की आंखों की आग दूसरी तरफ। मैं उसके पास गया। अम्मा चिल्लाईं, विजय पीछे हटो, ये हमें धमका रही है। मैं पलटा। अम्मा, ये धमका नहीं रही, ये मुझे मेरी गलती दिखा रही है। मैंने प्रिया के हाथ पर हाथ रखा। वह झट से रो पड़ी। इतना प्यार करती हो? मैंने आखिर पूछ ही लिया। उसने रोते हुए कहा, जितना तुम्हें चाहा है, जिंदगी में किसी को नहीं चाहा। तुम समझ ही नहीं पाए। मेरे हाथों से वह शीशी निकलती ही गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। वह बच्चे की तरह बिलख कर रोने लगी। प्रिया, लोगों की बातों में आकर मैं पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो। उधर काव्या के घर वाले गुस्से से उबलते हुए आगे आए। विजय, यह सब क्या है? हमारी बेटी की इज्जत का क्या? मैंने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कीजिए। मैंने अपनी बीवी के साथ गलत किया, आपकी बेटी के साथ भी, लेकिन मैं उसको छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता। काव्या का भाई चीखा, हमारी बहन को बीच में छोड़ दिया, अब क्या करें? मैंने साफ कहा, मैं काव्या को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा दिल प्रिया के पास है। अम्मा गुस्से से उबल रही थीं, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाला था। औलाद अगर मेरे नसीब में होगी तो मुझे इसी से मिलेगी। काव्या के घरवाले हॉल छोड़कर चले गए। अम्मा शर्म से सिर पकड़कर बैठ गईं। धीरे धीरे हॉल खाली हो गया। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा। चलो प्रिया, घर चलते हैं। यह सुनते ही उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। गोलियों की शीशी फर्श पर फेंक दी और मेरे गले लगकर फिर रो पड़ी। आज के बाद कभी मत कहना कि दूसरी शादी कर लेंगे। मैंने उसके माथे को चूमा। कभी नहीं प्रिया। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। कई दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा। अम्मा ने हमसे बात नहीं की। लोग उल्टी सीधी बातें करते रहे, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी दुनिया प्रिया थी। वक्त बीतता गया, प्रिया भी बदली। अब उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और भरोसा था। अम्मा का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। मैंने अपने घमंड को एक तरफ रखकर अपना इलाज कराना शुरू किया, और ठीक 1 साल बाद प्रिया खुशियों से भरी आंखों के साथ मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आई। विजय, भगवान ने हमारी सुन ली है। फिर 9 महीने बाद हमारे घर एक प्यारा सा बेटा आया। अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं समझ गया था, औलाद से ज्यादा बड़ा सुख मियाँ बीवी की मोहब्बत, भरोसा और साथ होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल जन्नत सुल्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन वेलकम ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।